इसी तरह हिमाचल में बीजेपी ने हार के आगे जीत का पहाड़ खड़ा कर दिया, जहां पूर्ण बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस राज्यसभा में अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं पहुंचा पाई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, 3 निर्दलीय विधायकों ने भी साथ कांग्रेस का नहीं दिया और शायद पहली बार राज्यसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों में बराबर बराबर वोट मिलने की वजह से पर्ची निकालकर हार जीत का फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश में आंकड़ों से आगे जाकर बीजेपी ने सीट हासिल की है, तो हिमाचल प्रदेश जहां पर उसकी गिनती ही नहीं हो रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। हमारे साथ इस समय हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयराम जी आपका। आपने सुना होगा अब से कुछ देर पहले वर्तमान मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने किस तरह के प्रहार किए हैं बीजेपी पे। बहुत कड़े, कठोर, कड़वे आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, केंद्र सरकार पर लगाए हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा जाहिर हुई है उनकी बातों से, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हार इस कदर हुई है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और आपने जिस प्रकार से कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास आंकड़ा सही मायने में काफी फासला था, उसमें हम 25 थे, वो 43 थे निर्दलीय विधायकों को मिला करके, लेकिन आंकड़ा कहां आकर के पहुंचा 34 पर। और इस सारी चीज का मुझे लगता है कि उनको अब समझ लेना चाहिए। अब उनकी भड़ास है, वो अपनी भड़ास को जिस तरह से निकालना चाहे निकालें, लेकिन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज के साथ अपना मतदान किया है सभी विधायकों ने। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया है, विश्वास व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर जी, आज उम्मीदवारों से ज्यादा नाम अगर किसी एक का लिया गया है तो वो है अंतरात्मा। ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी, किस तरह की अंतरात्मा जागी कि वो विधायक जो सरकार में रहे, जो जिन्हें सरकार के साथ वोट करना चाहिए था, वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके चले गए हैं? देखिए, ये वो विधायक हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं मुझे लगता है, जो अपनी पीड़ा को सरकार बनने के 3 महीने के बाद जाहिर कर रहे थे, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। और इनकी पार्टी में इस तरह से वरिष्ठ नेताओं ने एक बार नहीं अनेकों बार, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी कहा और बहुत सारे मंत्रियों ने भी, लेकिन जब सारी चीजें सीमा से पार हो जाती हैं तो आखिरकार कहीं ना कहीं तो भड़ास निकली थी। और राज्यसभा के इस चुनाव के दौरान उन लोगों ने इस पीड़ा को जाहिर करते हुए अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया और हमारी पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, ये पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में सबकी एक भावना है कि इस नेतृत्व को और मजबूत करना चाहिए। और उस दिशा में अगर उन लोगों ने अपना योगदान दिया है तो स्वाभाविक रूप से उनका अभिनंदन होना चाहिए। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हिमाचल से ही हमारे ताल्लुक रखते हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित भाई जी का, उनका भी बहुत बड़ा जो है वो मार्गदर्शन और सहयोग हमको मिलता रहता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत ऐतिहासिक जीत है, बहुत ऐतिहासिक। यानी कि हम तो पहले सोच रहे थे कि चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करना है कि नहीं करना है, हम विचार कर रहे थे, लेकिन हमको लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। हार जीत बाद में देखेंगे, लेकिन हम इस बात को अनुभव कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर पिछले 1 साल से जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, और उसका परिणाम आपने अब अपने सामने देखा। तो सुक्खू जी जो कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से कोशिशें हुई, आप क्या ये कह रहे हैं कि हमने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, क्या उसके साथ जो वो आरोप लगा रहे हैं ईमानदारी को लेकर आप लोगों की, क्या वो जो आरोप लगा रहे हैं दबाव बनाने की, ईडी सीबीआई के डर खौफ पैदा करने की, या फिर अगर पैसों के इस्तेमाल की बात की जाती है तो उसमें कहीं सच्चाई है? देखिए, मैं सिरे से इन सारी बातों को खारिज करता हूं। जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राज्यसभा के लिए जो सहयोग दिया है, अपना समर्थन दिया है, अपना मतदान किया है, वो उनमें से एक भी विधायक के ऊपर एक भी आरोप नहीं है।
और दूसरी बात, जो निर्दलीय विधायक है उन पर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि ये विधायक कांग्रेस पार्टी की थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में, डराने धमकाने का सवाल ही पैदा कैसे होता है इसमें। और वो जब इस अपनी बात को पहले भी जाहिर कर चुके थे, जब बात नहीं सुनी गई, बात नहीं मानी गई, आखिरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं अपनी बात उनने कहनी थी और अपनी बात कहे बिना उनने इस प्रकार से जो ये कदम उठाया है, मैं इसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब हिमाचल प्रदेश में सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हालांकि आंकड़े अभी भी थोड़ा ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हो कि उनकी सरकार नहीं रह सकती, लेकिन आपको लगता है कि विश्वास खो चुके हैं आप, चूंकि आप ये आरोप लगा चुके हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं, आजकल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और बजट सत्र ही है। आज बजट सत्र के दौरान परिस्थिति इस प्रकार की थी, जब हमने फाइनेंस बिल पर वोट मांगा, डिवीजन मांगा हमने, तो अध्यक्ष महोदय ने हाउस एडजॉर्न कर दिया और उसके बाद हम बात को कहते रहे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। अगर आज की हालात ऐसे होते तो जो जिस प्रकार के हालात थे, तो उस हालात के मुताबिक आज ही सरकार गिर सकती थी। इस तरह की परिस्थिति थी उस वक्त। ये सभी विधायक जो सदन में मौजूद थे, तो क्या आप लोग आगे इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि आप उनसे विश्वास जो है मत हासिल करने के लिए उन पर दबाव डाल सकते हैं? नहीं, दबाव डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हुए 14 महीने हुए और इन 14 महीने में जनता भी पूरी तरह से निराश है, हताश है और उसके साथ साथ उनके विधायक, उनके मंत्री, उनकी पार्टी के पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं। उसकी वजह उनको तलाशी नहीं, हमें, हमारा काम नहीं है वो, लेकिन हमें कोई समर्थन और सहयोग देने के लिए आते हैं आगे बढ़ करके, तो उनका अभिनंदन हम करते हैं, निश्चित रूप से उनका स्वागत है। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए कठिन वक्त होगा। जयराम जी, मैं एक बार फिर आपसे यह प्रश्न पूछ रही हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकती है सरकार के खिलाफ? देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि आजकल बजट सत्र चला है और फाइनेंस बिल पर कभी भी जब वोटिंग होती है, अगर उसमें सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार उस पर ही गिर जाती है। कल बजट पास होना है प्रदेश सरकार का, और बजट पास होना है तो स्वाभाविक रूप से कल अगर मतदान के लिए अगर वहां पर डिवीजन हाउस में अलाउ कर दिया तो हम निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे इस दिशा में। और मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि हमने अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलकर के भी अपनी बात कही है, कल हम राज्यपाल महोदय जी से भी मिलने वाले हैं, उनसे भी बात कहेंगे। जो हमारे विधानसभा के नियम हैं, कानून है, जो जिसके तहत संचालन होता है विधानसभा का, उसके मुताबिक हमको हाउस में जो है वोट का डिवीजन का जो है अधिकार दिया जाए, और अगर वो होता है तो निश्चित रूप से वहां मालूम पड़ेगा। तो अभी क्रॉस वोटिंग हुई है, कांग्रेस अपनी तरफ से इस स्थिति में नहीं है कि उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन ले कि उनकी अपनी सरकार गिर जाए। और सिंघवी ओसे में कहते हैं कि बीजेपी से तो बाद में हारते कांग्रेस से ही हार गई है। तो आप बड़ी बात कह रहे हैं जयराम जी कि कल हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक तौर पर कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार के हालात बने हैं, तो मैं इन सारी संभावनाओं पर कह सकता हूं, मना नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी उनने हिमाचल प्रदेश में कल्पना भी नहीं की थी कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में उनकी हार होगी, वो हो गई। और कल कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। कुछ प्रेडिक्शन मैं करना नहीं चाहता हूं, भविष्य के गर्भ में सारी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कठिन वक्त जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी, हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी है, मुमकिन है कि सरकार, अगर बजट सत्र में मतों के विभाजन की बात आती है तो कुछ भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी, हमसे बातचीत करने के लिए।